हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए आपका सी टेट का एग्ज़ाम है दोस्तों। तो सी टेट के एग्ज़ाम में जानते हैं कि आपको दोस्तों सेकंड जो पेपर होता है लेवल 2 का, ठीक ना, उसमें जो दोस्तों एसएसटी के जो क्वेश्चन होते हैं एसएसटी के, तो एसएसटी के लिए जिनका भी दोस्तों पेपर है, ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा दोस्तों कि ये कितना महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते होंगे दोस्तों तो यहाँ से देखेंगे कि खुद यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे खुद इस वीडियो से, एक वीडियो से। तो अगर आप दोस्तों इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो कमेंट करेंगे दोस्तों सेकंड वीडियो लाने के लिए, तो उसको भी लाऊंगा। तो जिनका भी दोस्तों जो भी एसएसटी का पेपर देने जाने वाले हैं, सी टेट पेपर 2 का, तो वो ज़रूर देखिए इस वीडियो को, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है, एकदम जो आपके पेपर में पूछता है एकदम हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक ना। जो आपका 2023 में जो पेपर हुआ था उसको भी देखेंगे दोस्तों, तो इसमें वीडियो में मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, महिलाओं व शूद्रों को वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जानते हैं कि सी टेट में दोस्तों आपका कथन निष्कर्ष वाला ज़्यादा देता है, ठीक ना, कथन टाइप, ठीक ना, या पूर्वधारणाएँ संबंधित वैसे पेपर मतलब क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है। तो याद रखिएगा कि महिलाओं व शूद्रों को वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक ना। अधिकार था कि नहीं, तो नहीं था, एकदम याद रखिएगा। कर उस समय कितना दिया जाता था दोस्तों, तो 1/6 भाग कर हुआ करता था उस समय, वेद के समय, ठीक ना। और सभी में दोस्तों सभा में स्त्रियाँ, दास और कर्मकार भाग लेते थे। तो सभा में कौन कौन भाग नहीं लेते थे दोस्तों, सभा में देखिए कौन कौन भाग नहीं लेते थे। तो स्त्रियाँ, दास और कर्मकार भाग नहीं लेते थे, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि वेद में किसको अधिकार नहीं था, वेद करने का अधिकार, तो अध्ययन करने का अधिकार था महिलाओं और शूद्रों को। और सभा में किसको नहीं था दोस्तों, सभा में नहीं जा सकते थे कौन कौन, तो स्त्रियाँ, दास और कर्मकार सभा में प्रवेश नहीं कर सकते थे, ठीक ना। और कर कितना था दोस्तों, तो 1/6। केवल आपको ये वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। जब तक आप दोस्तों इसको याद नहीं कर लेंगे ना दोस्तों, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसेगा, बनेगा नहीं, कर नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो आप केवल वीडियो देखिए, नहीं सोचिए, कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन याद हो जाए। देखिए दोस्तों, संघ में प्रवेश, यहाँ पर हम लोग देखा दोस्तों कि सभा में किसको प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि संघ में कौन कौन प्रवेश कर सकता था। देखिए दोस्तों, मजदूर दोस्तों प्रवेश कर सकते थे, नाई कर सकते थे, गणिकाएँ कर सकते थे, दास और पुरुष और महिला भी। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो महिला भी दोस्तों संघ में प्रवेश कर सकती थी, लेकिन दोस्तों महिला कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों महिलाओं को वेद करने का अधिकार, वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर संघ में प्रवेश कर सकते थे। यही दोस्तों आपके क्वेश्चन आता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि संघ कह रहा है कि वेद कह रहा है, ठीक ना, कि सभा कह रहा है। तो सभा में जबकि स्त्रियों को अधिकार नहीं था प्रवेश करने का। यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए दोस्तों, बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता है, तो जो बड़े भूस्वामी होते हैं उनको वेलल्ला कहा जाता है, ठीक ना। जो साधारण हलवाई होते हैं उनको उड़वार कहा जाता है, ठीक ना। अब भूमिहीन मजदूर जो होते हैं भूमिहीन मजदूर मतलब जिनके पास भूमि नहीं होता है, और दास, जो भूमिहीन मजदूर और दास होते हैं दोस्तों उनको कदेसियार या अदमई कहा जाता है, ठीक ना, कदेसियार या अदमई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में आपको देखिएगा तो ज़रूर फंसा होगा, ठीक ना। और कभी भी पेपर हुआ होगा तो वहाँ पर आपको फंसेगा। गाँव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था, ग्राम भोजा कहलाता था। याद हो गया दोस्तों। देखिए बड़े भूस्वामी तो वेलल्ला, बड़े साधारण हलवाई तो उड़वार, भूमिहीन मजदूर और दास तक कैडेसियर और अदमई। कोशिश कीजिए कि याद हो जाए। गांव का प्रधान, तो गांव का प्रधान है तो गांव का ग्राम भोजक, ठीक ना। और गाँव के समूह को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो गाँव के समूह को दोस्तों नाडू कहा जाता था। व्यापारियों के समूह को दोस्तों नगरम कहा जाता था। व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था दोस्तों, नगरम कहा जाता था, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से एक जरूर क्वेश्चन फंसेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर पूछेगा यहाँ से, ठीक ना। और देख लेते हैं दोस्तों, ये दोस्तों मेरा नोट्स है। बहुत लोग दोस्तों पैसे लेते हैं, लेकिन देखिए अगर आप सपोर्ट करेंगे, अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं सेकंड वीडियो भी लाऊंगा। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र किसान को क्या कहा जाता था, तो गृहपति कहा जाता था। स्वतंत्र किसान को गृहपति कहा जाता था, ठीक ना। और
श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी क्या होता था दोस्तों, मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी को दोस्तों नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। तो इसी तरह याद कर लेंगे, मुख्य बैंकर मतलब मुख्य आदमी, मतलब नगर का आदमी, तो नगर श्रेष्ठी किसे कहा जाएगा, मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी को, ठीक ना। सार्थवाह, सार्थवाह किसे कहा जाएगा दोस्तों, तो व्यापारियों के काफिलों के नेता को दोस्तों सार्थवाह कहा जाता था, ठीक ना। सार्थवाह व्यापारियों के काफिलों के नेता को। और प्रथम कुलिक दोस्तों ये मुख्य शिल्पकार होता था, तो मुख्य शिल्पकार जो होता था उसको प्रथम कुलिक कहा जाता था। कायस्थों किसे कहा जाता था दोस्तों, देखिए आपको भारी लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन जो सीटेट पढ़ रहे हैं, सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको समझ में आ रहा होगा कि ना हाँ वाकई में ये अच्छे क्वेश्चन है, IAS ही पूछता है, ठीक है। कायस्थों दोस्तों लिपियों के प्रधान को कहा जाता था, तो लिपियों के प्रधान को दोस्तों कायस्थ हो। और यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि गांव के प्रधान को, ग्राम का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक, ठीक है। तो लिपियों के प्रधान को कायस्थ हो, ये याद रख लेना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। संधि विग्राही के देखिए दोस्तों, संधि विग्राही किसे कहा जाता था, तो युद्ध व शांति के विषयों का मंत्री जो होता था दोस्तों, युद्ध व शांति, कहीं भी युद्ध हो जाए या शांति की बात करना हो, उसके विषय का जो मंत्री होता था उसे संधि विग्राही कहा जाता था, ठीक ना। तो इसी तरह याद करना है दोस्तों कि संधि मतलब जोड़ना, यानी युद्ध या शांति का विषयों का मंत्री संधि विग्राही। स्तूप, देखिए दोस्तों स्तूप को क्या, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि स्तूप क्या होता था दोस्तों, टीला होता था, जो मंदिर का सबसे ऊपरी भाग होता था स्तूप, उसको टीला कहा जाता था, ठीक ना। तो स्तूप मतलब टीला, और शिखर मतलब दोस्तों टावर, शिखर मतलब टावर। तो ये आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज होता है, शिखर को टीला समझ लेते हैं, टावर को स्तूप समझ लेते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्तूप मतलब टीला और शिखर मतलब टावर, ST से याद कर लीजिएगा, शिखर टावर। ये S आधा S है और ये भी T है, दोनों मिल गए ना दोस्तों, तो देखिए इसको STA कर लीजिए, तो शिखर टावर। ST यानी स्तूप और टीला TI कर लीजिए, स्तूप टीला शिखर टावर, ठीक ना। अगला देख लीजिए परिक्रमा, देखिए दोस्तों मंदिर में जो परिक्रमा करा जाता था तब प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। जो परिक्रमा करने का जगह होता था उसे क्या कहते थे, प्रदक्षिणा पथ कहते थे। ये वृत्ताकार होता था, कैसा होता था, इसकी आकृति वृत्ताकार होता था, ठीक ना। ये मंदिर ये वृत्ताकार होता था, ये प्रदक्षिणा पथ होता था, चारों ओर कहलाता था। और गर्भगृह, देखिए सो गर्भगृह की किससे कहा जाता है, जहाँ देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी उसको गर्भगृह कहा जाता था, ठीक ना, गर्भगृह। तो इतना पॉइंट अगर याद रखेंगे तो एकदम आपके एग्जाम में फंसेगा, आप खुद देख कर आएंगे या प्रीवियस ईयर लगाते होंगे तो आपको मालूम होगा। अगला देखिए सो तमिल महाकाव्य, देखिए सो 2 तमिल महाकाव्य जरूर याद रखिएगा, एक है दोस्तों शिल्पाधिकारम और एक है मणिमेखलई, ठीक ना। एक है शिल्पाधिकारम, एक है मणिमेखलई। शिल्पाधिकारम में दोस्तों देखिए इलांगो के बारे में बताया गया है, जबकि मणिमेखलई में दोस्तों सतनार के बारे में बताया गया है, ठीक ना। सतनार कौन था दोस्तों, ये कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी के बारे में बताता है दोस्तों मणिमेखलई, ठीक ना। सतनार के बारे में बताता है कौन, मणिमेखलई। इलांगो के बारे में कौन बताता है दोस्तों, शिल्पाधिकारम। और दोनों तमिल महाकाव्य, ये भी याद रखिएगा तमिल महाकाव्य, क्योंकि निष्कर्ष वाला देगा तो आप फंस जाएंगे, ठीक ना। और मणिमेखलई के बारे में याद रखिएगा, कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी के बारे में बताता है। तो कोवलन और ऊपर वाला जो है दोस्तों वो केवल कोवलन और माधवी की कहानी है, और जो मणिमेखलई है उसको कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है, ठीक ना। तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, एकदम सही करके आइएगा। ये पुस्तक, अब देखिए पुस्तक याद रखिएगा, गुलामगिरी की पुस्तक की रचना किसने की है, तो ज्योतिबा फुले ने। और काश्तकार का चाबुक की रचना भी दोस्तों ज्योतिबा फुले। तो ये दोनों दोस्तों गुलामगिरी तक कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो गुलामगिरी और काश्तकार का चाबुक दोस्तों इसकी रचना ज्योतिबा फुले ने की है। और देख लेते हैं दोस्तों, देखिए जूठन दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है, ये भी कई बार दोस्तों पूछा आपके एग्जाम में। जूठन किसकी रचना है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। स्त्री पुरुष तुलना दोस्तों ये ताराबाई शिंदे की है। देखिए इस नाम लग रहा है ताराबाई, मतलब लग रहा है कि महिला का नाम है, तो महिला का नाम है तो याद कर लीजिए कि स्त्री पुरुष तुलना यानी ताराबाई शिंदे, ठीक ना, याद रहेगा। सुल्ताना का स्वप्न दोस्तों ये रुकैया बेगम हुसैन की पुस्तक है, ठीक ना। सुल्ताना का स्वप्न, सुल्ताना मतलब लग रहा है कि सुल्तान है, मतलब रुकैया बेगम मतलब महारानी का नाम लग रहा है, तो उसी तरह याद कर लीजिए सुल्ताना का स्वप्न मतलब महाराज यानी रुकैया बेगम। इस तरह याद करेंगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा।
अगला देखिए अमार जुबान, ये याद रखिएगा। अमार जुबान ये रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है दोस्तों। ये रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है अमार जुबान। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी एनसीईआरटी है, ये जो आपके एग्जाम में पूछता है। वायुमंडल में दोस्तों, वायुमंडल में ऊपर जाने पर दाब क्या होता है दोस्तों, घटता है। तो ये आपके स्टेटमेंट जरूर पूछता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर क्या होता है दोस्तों, दाब घटता है, याद रखिएगा। कपास, देखिए दोस्तों कपास की खेती के लिए दोस्तों कैसी चाहिए, तो उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्षा कैसी चाहिए दोस्तों, हल्की वर्षा चाहिए और काली और जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। तो कपास के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, काली और जलोढ़, तापमान उच्च रहना चाहिए और वर्षा हल्की रहना चाहिए, ठीक ना। और दोस्तों पटसन की खेती के लिए दोस्तों तापमान तो उच्च रहना चाहिए लेकिन वर्षा भारी रहनी चाहिए, वर्षा भारी होनी चाहिए। और सुनहरा रेशा, पटसन को दोस्तों सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो देखिए आपके एग्जाम में आता है दोस्तों कि सुनहरा रेशा किससे कहा जाता है, तो आप बहुत लोग कपास मार देंगे, एकदम याद रखिएगा। सुनहरा रेशा कपास को नहीं दोस्तों, पटसन को कहा जाता है, ठीक है, पटसन को। अनेकता में एकता, ये देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर है, हाल ही में दोस्तों 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो एक अनेकता में एकता किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू की है, जवाहरलाल नेहरू की है पुस्तक अनेकता में एकता, ठीक ना। और देखिए दोस्तों ये लास्ट है, देखिए पूरा पसाड़ स्थल, नव पसाड़ी का स्थल और महापसाड़ी का स्थल, आप खुद बताइए कि आपके एग्जाम में पूछता है कि नहीं, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। एकदम वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो देखिए सो पूरा पसाड़ी का स्थल कौन कौन है, तो देखिए सो कुरनूल गुफा हुंसगी जो कि कर्नाटक है, केएन मतलब कर्नाटक में पड़ता है, भीमबेटका जो कि एमपी मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सभी दोस्तों पूरा पसाड़ी का स्थल है, बहुत हैं लेकिन ये 3 जरूर याद रखिए। कुरनूल गुफा क्या है दोस्तों, पूरा पसाड़ी का स्थल है। हुंसगी जो कि कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, पूरा पसाड़ी का स्थल है। भीमबेटका दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी पूरा पसाड़ी का स्थल है। देखिए दोस्तों राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो कुरनूल गुफा से ही मिले हैं, कुरनूल गुफा से ही, ठीक ना। और नव पसाड़ी का स्थल देख लीजिए दोस्तों, कोल्डीवा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चावल के लिए प्रसिद्ध है। महागाड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। चिरांद जो कि बिहार में पड़ता है। दार्जिलिंग हेडिंग और बुर्जहुम जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेहरगढ़ पय्यमपल्ली जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, मेहरगढ़ पय्यमपल्ली जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये सभी नव पसाड़ी का स्थल है, ठीक ना। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन पूरा पसाड़ी का स्थल है या कौन नव पसाड़ी का स्थल है, स्टेटमेंट देखकर भी बोल देता है कि बुर्जहुम पूरा पसाड़ी का स्थल था, चाहे है तो गलती हो जाएगा। बुर्जहुम दोस्तों नव पसाड़ी का स्थल है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए महापसाड़ी का स्थल भी याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी महापसाड़ी। इसी तो लग रहा है कि महान मतलब बहुत बड़ा, अब ब्रह्मगिरी मतलब ब्रह्मा जी, ये भी बड़ा है, यानी ब्रह्मगिरी महापसाड़ी का स्थल है। आदि चन्नलूर भी महापसाड़ी का है। हल्लूर ये भी महापसाड़ी का है। तो तीनों याद रखिएगा, महापसाड़ी पूरा पसाड़ी, ठीक ना। अगर देख लेते हैं दोस्तों, देखिए ये शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष कहाँ से मिला है दोस्तों, तब पाटने से मिला है। पाटने कहाँ पड़ता है, तब महाराष्ट्र में पड़ता है, MH मतलब महाराष्ट्र। तो शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष कहाँ से मिला है, महाराष्ट्र से मिला है, पाटने, ठीक ना। और कालीबंगा दोस्तों ये याद रखिएगा, देखिए दोस्तों कालीबंगा और लोथल से क्या मिला है दोस्तों, अग्निकुंड। तो अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, ठीक ना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से दोस्तों भंडारगिरी मिले हैं। तो ये भी याद रखिएगा, भंडारगिरी कहाँ से मिले हैं दोस्तों, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है, ठीक ना। और देखिए अग्निकुंड कहाँ से मिला है। और देख लेते हैं दोस्तों, देखिए महिलाओं व शूद्रों को वेद करने का अधिकार नहीं था, ये मैंने बता दिया। कर 1/6 लिया जाता था, ये भी बता दिया। सभा में कौन कौन नहीं जा सकता था, तो स्त्रियाँ, दास और कर्मकार। तो ये थे दोस्तों, ये क्वेश्चन थे मेरे, खुद के नोट्स थे। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेकंड वीडियो चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो आजकल बस इतना है, धन्यवाद दोस्तों।